अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शो हो रही है सबको? मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है सबको? जी मैम। ओके। आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 5 वो स्टार्ट करना है, जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर पे। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट वर्क क्या होता है हमारे पास, एनर्जी क्या है और पावर क्या होती है। तो वर्क की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क क्या है। बेसिकली क्या है कि हमारे पास फिजिकल टर्म्स में या फिजिक्स में हम बात करते हैं ना, तो जो वर्क होता है हमारे पास वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। तो वर्क हमारे पास जो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है वो कौन कौन सी हैं, वो होती है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक शख्स है, ठीक है, उसने वो एक ही जगह पे ना कोई भी सर पे कोई बकेट जो है ना वो रख के खड़ा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है कि बेसिकली वो उसने जो उस बकेट पे जो है ना वो फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो उस टाइम पे बिल्कुल रेस्ट की हालत में है, ठीक है। अब वो बेशक उस यहाँ पे 2 घंटे खड़ा रहे चाहे 4 घंटे खड़ा रहे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाला जो बंदा है ये इस पे वर्क कर रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है एंड देन फोर्स लगा रहा है तो वो वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो वर्क जो है वो तब करेगा अगर उसने वो बकेट जो है वो उठाई हुई है एंड देन वो थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो कवर करता है, जो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उस टाइम पे हम कहेंगे कि उसने कोई ना कोई जो है ना वो वर्क डन किया है। तो इट्स मीन हमारे पास जो वर्क डन है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं एंड देन वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करता है, देन उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि उस बॉडी पे वर्क जो है वो हुआ है। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से भी हो सकता है, वो वेरिएबल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स क्या है हमारे पास, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज बीइंग पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब ये देखें, ये हमारे पास एक वॉल है। अब ये जो है इंसान जो है वो इस पे कांस्टेंट फोर्स जो है वो लगा रहा है, वॉल पे लगा रहा है। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास वर्क डन जो है ना वो जीरो होगा। वर्क डन जीरो इस तरह से होगा क्योंकि ये जो फोर्स है ये वॉल पे लग रही है, लेकिन वॉल जो है वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं कर रही। इट्स मीन कि वहां पे फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है। इट्स मीन वहां पे वर्क डन जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क डब्ल्यू है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी। उसके इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी। अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या शो कर रही है कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो है तो इट्स मीन नो वर्क इज डन इवन इफ अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड। तो डजेंट मैटर कि हमने फोर्स जो है वो कितनी ज़्यादा लगाई है, अनटिल के वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता, उस टाइम पे आपके पास जो वर्क डन है वो जीरो होगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, पुशिंग ऑन अ वॉल में टाइट योर मसल बट वर्क डन इज जीरो। अब बेशक वो फोर्स लगा के उसके मसल्स जो है वो थक जाए लेकिन वॉल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी, इट्स मीन वहां पे जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मे नॉट ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम कहते हैं कि आपके पास जो डायरेक्शन है कि जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, मे नॉट ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जरूरी नहीं है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, ठीक है। तो वो उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल वर्क डन जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें अब नेक्स्ट जो है हम इसका बेसिकली फॉर्मूला जो है देखते हैं एंड देन देखते हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा।
जैसा कि हमारे पास है कि जो मेन फॉर्मूला है इक्वल होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब ये बेसिकली डॉट क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है एफ डी कोस थीटा आ जाता है। तो एफ डी कोस थीटा है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, इस पे मैंने फोर्स लगाई, ठीक है, और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में कवर हुआ, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, जीरो एंगल आ जाएगा। तो कोस जीरो हमारे पास क्या होता है, 1। तो उस टाइम पे आपके पास जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा, यानी मैक्सिमम आ जाएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे आप फोर्स इस तरफ को लगा रहे हैं लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरफ से कवर कर रहा है, तो उनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है, उनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि जो कोस 90 है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस टाइम पे जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। सेम एज इट इज, अगर आपके पास जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इट्स मीन वहां पे एंगल जो है वो 180 का है, तो उस टाइम पे जो आपके पास वर्क डन होगा वो नेगेटिव कंसीडर होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसका यूनिट क्या होगा। हमारे पास क्या है, फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट होता है मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर को ही हम कहते हैं कि वो इक्वल होता है 1 जॉउल के। तो हम कहते हैं कि व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस d, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ सिंपल ग्राफ। तो हम उसको ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कोई ना कोई एंगल होता है। तो इसको हम ग्राफ की फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो फोर्स होती है हम उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। सेम एज इट इज हम इसको एरिया अंडर द कर्व जो है वो भी इस फॉर्म में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, द एरिया अंडर अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व कैन बी टेकन एज टू रिप्रेजेंट द वर्क डन by the constant force. In case the force F is not in the direction of displacement, the graph is plotted between this. अब हम कहते हैं कि जो आपके पास वर्क डन है वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क इज डन एंड इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क कब, जब वो थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 या लेस देन 90 होगा, तब आपके पास पॉजिटिव वर्क आएगा। अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 है, उस टाइम पे नो वर्क डन, उस टाइम पे वर्क डन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि कोस 90 जो है हमारे पास जीरो होता है। अगर थीटा जो है वो 96 बड़ा है तो वर्क डन क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, जिसको हम जाउल भी लिखते हैं। अभी हमने देखा है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अब हमने देखना है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। जब हम वर्क कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि फोर्स क्या हो जाती है, वेरी करती है। उसमें क्या होता है हमारे पास, जैसा कि हम देखते हैं कि रॉकेट मूव अवे फ्रॉम अर्थ, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क तो हो रहा है, रॉकेट जो है वो अर्थ की सर्फेस से अबव जा रहा है, अवे जा रहा है, उस टाइम पे वर्क डन तो हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर रहा है, लेकिन आपके पास जो है वो किसकी अगेंस्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड होती है। तो इट्स मीन के वहां पे वो वेरी किस लिहाज से करिए, इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। सेम एज इट इज, जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, उस टाइम पे भी हमारे पास जो फोर्स लग रही होती है वो वेरिएबल फोर्स होती है। अब वेरिएबल फोर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हमने जिस चीज पे फोर्स फाइंड करनी है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इस पे डिफरेंट फोर्सेज जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है, जिसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स में जब अप्लाई करते हैं तब वर्क डन फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हम ना इनके छोटे छोटे पैचेस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जैसे हम इनको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट रहती है हर स्मॉल पैच की, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि डेल्टा W1 जो है वो F1 डेल्टा D1, मतलब जो एक एक पैच पे जो फोर्स लग रही है और उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमने फाइंड कर लिया। इस तरह W2 फाइंड कर लिया। जितने भी हमने वर्क डन जो है, जितने पैचेस बनाए होंगे वो प्लस कर लेने हैं एंड एट द एंड हमने एक टोटल जो है वो निकाल लेना है।
इट्स मीन हमने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको सब डिवाइड कर दिया है इनटू सेम एंड इक्वल इंटरवल्स में। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे आई की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड देन हम जो है उस स्पेसिफिक पैच की जो वर्क डन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी जो फोर्स है वो लग रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड देन वहाँ पे वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास अ फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। ये मेरे पास फिगर है, इसमें आपके पास फोर्स लग रही है और कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम d इज इक्वल टू 0 टू 6 मीटर। आपने वर्क डन जो है वो मालूम करना है जब वो 0 से इस 6 पॉइंट तक आया है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम जो है वो गिवन है। अब यहाँ पे देखिए तो डायग्राम में दो पार्ट्स बन रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है ये रेक्टेंगल शो कर रहा है और ये वाला पार्ट जो है वो ट्राइंगल शो कर रहा है। इट्स मीन जो 0 से 4 तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास रेक्टेंगल का है, एंड देन 4 से जो 6 का है वो हमारे पास ट्राइंगल का है। तो उसके लिहाज से हमने उसका वर्क डन फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास क्या होता है कि जितनी आपके पास डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी होता है ना, एफ इंटू डी, यानी 4 मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 जाउल आ जाएगा। इसी तरह हमने अगर वर्क डन फाइंड करना है एरिया बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें आपने क्या करना है कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगी, वो 4 से 6 यानी 2 मीटर, और फोर्स हमारे मिस पास 5 स्क्रीन न्यूटन जो है लग ना रही वो है। स्टक है, हमें नजर नहीं आ रहा आपका पॉइंटर आप कहाँ यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब शो हो रही है? अभी तक तो नो नहीं। मैम। स्क्रीन बिल्कुल शो नहीं हो रही है आपको? जी, बिल्कुल भी नहीं। क्या आ रहा है स्क्रीन पे? अभी हुआ है शो। ओके, ये एग्जांपल शो हो रही है ट्राइंगल और हाँ जी, हाँ जी। ठीक। अच्छा चलिए मैं दोबारा स्टेटमेंट जो है वो तो लिख मिस लेती क्या ये कह सकते हैं कि हम अगर वर्क को है इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, सॉरी फोर्स को हूँ जी। इंटरवल में डिवाइड कर दें, तो देन हम तमाम फोर्स होगा। आपकी आवाज कट गई है। मिस मैं वर्चुअल वर्क का पूछ रही हूँ, वर्चुअल वर्क का। एक्चुअली आपकी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना तो आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा पूछें। मिस मैं वर्चुअल वर्क का पूछ रही हूँ कि वर्चुअल वर्क में हमारे पास में वर्चुअल वर्क बेसिकली क्या होता है ये बता दें, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्लियर हुई। क्योंकि अभी मिस मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल की थी और हमने उसमें फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, मींस F1 लिया हमने इंटरवल्स में उससे डिवाइड किया, F1 लिया तो F1 के कंपोनेंट्स आ गए, F2 लिया तो F2 के कंपोनेंट्स आ गए, F3 लिया तो F3 के कंपोनेंट्स आ गए, एंड सो ऑन। और लास्ट में अगर हम रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं तो तमाम फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ क्या जी, हम इसे वर्चुअल वर्क कहेंगे? बेसिकली यहाँ पे जो हमने किया है ना, यहाँ पे एक मिनट। अच्छा, विजुअल जो मीन्स होता है ना हमारे पास वो होता है इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत जो है ना वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पैचेस लेते हैं। तो विजुअल वर्क हमारे पास तब होता है इज अ वर्क डन बाय द फोर्स जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम कवर करते हैं। तो इस टाइम पे यहाँ पे जब हमने इसका स्मॉल पैचेस में लिया है तो यस, उस टाइम पे हम उसको कह सकते हैं कि फॉर अ वेरी स्मॉल पैच जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे वो जो
है वो जो पार्टिकल है वो जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उस टाइम पे जो उसका वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो कंसीडर होगा विचुअल मीन्स वर्क। वर्क क्योंकि डन विचुअल वर्क जो अलोंग है अ कर्व पाथ। जी अलोंग अ कर्व पाथ फॉर अ स्मॉल पैच, मतलब जैसे कोई भी हमारे पास कर्व पाथ होगा या कोई और ऑब्जेक्ट होगा जहाँ पे वेरिएबल फोर्स कंसीडर कर मीन्स रहे होंगे हम, फॉर स्मॉल उसके लिए इंटरवल हम ऑफ टाइम विच इज नॉट मेजरेबल। हाँ फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम उसके लिए लेंगे। विच इज नॉट मेजरेबल। सॉरी। मैं कह रही हूँ कि विच इज नॉट मेजरेबल, कि हम इतना वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे जो जी जी मेजरेबल नहीं होगा। हाँ जी, इसीलिए तो हम फिर उस पे वर्क डन जो है वो कंसीडर करेंगे ना, तो क्योंकि हमने जो है वो वेरिएबल फोर्स जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम वो वैसे ही उसका फाइंड आउट कर सकते होते तो फिर हम कांस्टेंट फोर्स ले लेते, क्योंकि हमने उस पे बहुत ही स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया हुआ है उस पे। उस टाइम पे हम उस पे जो वर्क डन है वो कंसीडर करेंगे कि उस टाइम पे जो फोर्स हमने ली एंड देन उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो उसका वर्क डन जो है वो कंसीडर हो जाएगा। फिर एट द एंड हम उन सब पैचेस का जो वर्क डन होगा उनको प्लस करेंगे, तो तब हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो आएगा। जी जी, तो इसका मतलब है वर्चुअल वर्क में और टोटल वर्क डन में फर्क है। जी, क्योंकि विचुअल वर्क हम कहेंगे जस्ट फॉर स्मॉल पैच के लिए। ओके। अच्छा, ये एग्जांपल आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर हुई है इसकी कि क्या पूछ रहे हैं वो, या ये स्क्रीन शो नहीं हुई थी? मैम बता रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास है जी कि कोई भी एक फोर्स है, वो हमें ना ये एक डायग्राम दी हुई है कि इस ऑब्जेक्ट पे आपके पास जो फोर्स है वो लग रही है और वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इस पे आपने जो वर्क डन है वो फाइंड आउट करना है। तो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक रेक्टेंगल हमारे पास है और एक हमारे पास ट्राइंगल है। इट्स मीन हम वर्क डन जो है वो रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे एंड देन हम फाइंड करेंगे वर्क डन ड्यू टू ट्राइंगल एंड देन हम उस टोटल वर्क को जो है वो ऐड कर लेंगे। तो रेक्टेंगल का वर्क फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि किस 0 से 4 डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर रहा है, जबकि ट्राइंगल में वो 4 टू 6 कर रहा था। तो हम यहाँ पे वर्क डन बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे तो हमारे पास एफ इंटू डी, तो वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 5, आपके पास 20 जाउल आ जाएगा। इसी तरह वर्क डन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 आता है उसमें, तो क्या आ जाएगा 2 मीटर मल्टीप्लाई 5 न्यूटन, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 जाउल। तो टोटल वर्क डन निकालना है आपने, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 जाउल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जो फोर्सेस है ना वो भी दो तरह की होती हैं। वो कौन कौन सी फोर्स होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास क्या है? सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो आपको पता है कि अर्थ है, अर्थ के जो एरिया है उसमें हमारे पास जो ग्रेविटी की फोर्स है वो लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंसान जो है या कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी अर्थ की फील्ड में है, इट्स मीन वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। तो इसका मतलब है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी। लेकिन अगर कोई भी बंदा जो है या कोई भी चीज़ जो है अगर हम उस अर्थ की सरफेस से बाहर रख दें, मीन्स उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर चले जाएं, इट्स मीन वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं लग रही होगी जितनी हमारे पास यहाँ पे लग रही होती है। तो हम कहते हैं कि बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है कि द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। मीन्स यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नहीं लग रही है। तो जैसे जैसे जो भी ऑब्जेक्ट है, when an object is moved in the gravitational field, work is done by the gravitational force. If displacement is in the direction of gravitational force, the work is positive। ये भी हमने देख लिया कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो अगर वो अगेंस्ट होगा तो वर्क डन जो है वो हमारे पास नेगेटिव कंसीडर होगा। तो हम कहते हैं कि देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, the work done gravitational force does not depend on the choice of path। For example, मेरे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हमने ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है,
ठीक है। अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मेरे पास डिफरेंट पाथ हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये पाथ है, एक मेरे पास ये पाथ है और एक ये जो है कर्व वाला पाथ है। ठीक है, तो ये बात क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो भी वर्क डन होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो ग्रेविटी के अंदर रहते हुए, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए, वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स जरूरी नहीं है कि आपके पास जो वर्क डन आए वो जस्ट पार्ट 1 से आए या पार्ट 2 से ही आएगा या पार्ट 3 से आएगा। तो वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन द पाथ। तो हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m being displaced with a constant speed from point A to B along various paths in the presence of gravitational force. In this case, the gravitational force is equal to the weight mg of the object. मतलब आपके पास जो आपको वर्क डन आएगा वो क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल होगी। तो अभी हम इसके पाथ के लिहाज से इसको फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है। तो कहते हैं कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द पाथ 1। अब पाथ 1 हमारे पास क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारे पास क्या है, ये पाथ 1 है। उसमें क्या कंसीडर हो रहा है, उसमें पाथ कंसीडर हो रहा है ये ए से डी तक का और डी से बी तक का। तो अगर आप देखें कि द वर्क डन अलोंग ए डी इज 0 बिकॉज द वेट एम जी इज परपेंडिकुलर। अब देखें डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास इस तरफ को जा, और जो ग्रेविटी की फोर्स है वो इस तरफ को जा रही है। इट्स मीन उनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। एंगल 90 का बन रहा है तो कोस 90 0। इट्स मीन इस पॉइंट पे आपके पास जो वर्क डन है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब उस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक अगर हमने डिस्टेंस देखना है तो हम क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर कर रहा है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। इट्स मीन एंगल कितना बनेगा आपके पास, एंगल बन जाएगा 180। तो 180 एंगल बनेगा तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो आंसर एट द एंड क्या है, माइनस एम जी एच। इट्स मीन हमने पाथ 1 ये लिया है तो हमारे पास आंसर क्या है, एम जी एच, जो क्या है, जो कि है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम पार्ट 2 से देख लेते हैं कि पार्ट 2 से क्या होगा। तो पार्ट 2 हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब देखें कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऊपर की तरफ कवर हो रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है। इट्स मीन एंगल 180। तो उस टाइम पे आपके पास जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, माइनस एम जी एच। अगर यहाँ से यहाँ तक का पाथ देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड, एंगल 90। इट्स मीन वो क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास जो वर्क डन एट द एंड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच। इसका मतलब है हम पार्ट 1 से जाएं या पार्ट 2 से जाएं, आपके पास जो वर्क डन है वो सेम आएगा। वो क्या आएगा, माइनस एम जी एच आएगा। अब तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं, कर्व पाथ का भी, कि कर्व पाथ को जब हम करते हैं तो हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखें हमने इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका क्या आ गया, आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो डायरेक्ट 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इट्स मीन हॉरिजॉन्टल के लिहाज से आपके पास जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है देयर इज नो वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। और अब आपके पास जो वर्क डन आएगा वो क्यों आएगा, वो जस्ट आएगा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिहाज से। तो हम ये वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिहाज से इसका फाइंड आउट कर लेंगे। हम कहते हैं कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये सारे किसके इक्वल हैं, ये हाइट के इक्वल हैं। तो आपके पास एट द एंड जो आंसर आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच। इट्स मीन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। कि आपके पास जो भी वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट्स मीन वो जो हमारे पास फोर्स है वो कौन सी फोर्स होगी, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स is independent of the path followed or the work done in closed path is 0, then the force is called conservative force। दो कंडीशन है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरा आपके पास कोई भी क्लोज पाथ हो, अगर उस टाइम पे आपके पास जो वर्क डन है क्लोज पाथ में वो 0 आ जाए तो उस फोर्स को भी हम क्या बोलेंगे, हम उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अदर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है, ये कौन सी, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्स हैं। इसी तरह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, if work done by it moving an object between 2 points or in a closed path depends on path of motion, अगर तो वो पाथ पे डिपेंड करती है तो उस टाइम पे वो जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। जैसा कि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। When an object slide over the surface, the kinetic frictional force always act opposite। आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो मोशन के ऑपोजिट होती है और वो हमेशा नेगेटिव वर्क जो है वो डन करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि आपके पास कब जो है वो नेगेटिव वर्क डन होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी जो है वो चल रही होती है एंड देन जो इसका इंजन है वो वर्क कर रहा होता है, अगर आप एकदम से जो है वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स जब आप अप्लाई करते हैं तब फोर्स जो है वो डाउन बैक लगती है, लेकिन गाड़ी जो है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो आगे की तरफ जो है वो कवर करती है। इट्स मीन वहां पे जो आपके पास वर्क डन होता है वो नेगेटिव आता है। तो वो कहते हैं कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ओवर अ लॉन्गर पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, हेंस द वर्क डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ पाथ, मोreover द टोटल वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज नॉट। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है कि क्लोज पाथ में वो वर्क डन जीरो होगा, किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए। तो नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज पाथ में जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा, उस टाइम पे वो जो फोर्स होगी वो नॉन कंजर्वेटिव होगी। अब वो कौन कौन सी एग्जाम्पल है, जैसा कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स और प्रोपेलियन फोर्स ऑफ रॉकेट, ये क्या है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पावर का। अब पावर क्या है हमारे पास, जितना हम वर्क डन करते हैं इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम उसको पावर बोलते हैं। तो कहते हैं कि द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड और इन 1 आवर, the rate at which work is done is often of interest in practical application। जैसा कि यहाँ पे है डेफिनेशन लिखी हुई है, power is a measure of the rate at which work is being done, कि आप जितना वर्क डन करते हो इन इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या कंसीडर होती है, वो आपके पास पावर होती है। तो इफ वर्क इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगी, आप लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। अगर पे आपने पी निकालना है तो डब्ल्यू ओवर टी, यानी एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी और एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये चीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास, ये वी बन जाएगी। इट्स मीन हम लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी भी होता है, यानी पी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर टी भी होता है और पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी भी होता है। तो इसका अगर हमने यूनिट निकालना हो तो हमारे पास क्या आता है, द पावर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वी। ऐसा यूनिट जो होता है ना पावर का वो होता है वॉट, डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। उसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये तो लाजमी आता है कि आपके पास जो 1 किलोवाट आवर है वो किसके इक्वल होता है। 1 किलोवाट आवर है, आपने निकालना है तो किलो का आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉट एज इट इज है, आवर को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया यानी 3600, तो 1 किलोवाट आवर जो है वो आपके पास होता है 3.6 मेगा जाउल के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अ 70 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स in 4 seconds, the vertical height of the stair is 4.5 meter। जी, कैलकुलेट हिज पावर आउटपुट इन वॉट, आपने अब क्या करना है, उसकी पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, एम जी एच के, क्योंकि वो स्टेयर्स पे गया है। अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मीन्स वहां पे कोई ना कोई हाइट आई है आपके पास, दैट्स वाई हाइट का जो फैक्टर है वो आप इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि द वर्टिकल हाइट जो है वो आपको गिवन है। तो इट्स मीन जो पी है वो इक्वल होता है डब्ल्यू ओवर टी के। तो अब डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी एच के, क्योंकि वहां पे हाइट इन्वॉल्व है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी। अब एनर्जी क्या है, अब एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, जो कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। अब एनर्जी की टू टाइप्स हैं, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास होती है मोशन की वजह से, और आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोजीशन की वजह से या हाइट की वजह से होती है।
तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास तब आती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो किसी सर्टेन स्पीड के साथ या सर्टेन वेलोसिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड। इफ इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ इट विल स्टिल कवर सम डिस्टेंस बिफोर। ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया उसकी नेगेटिव वर्क डन की। तो एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड। तो उस टाइम पे आपके पास जो फोर्स होगी इट विल एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उस टाइम पे आपके पास जो डिस्टेंस कवर होगा, हम कहते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो उसकी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब चूंकि जो है कार जो है वो स्लो डाउन हुई एंड स्टॉप कर गई, उस टाइम पे जो उसकी एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस जो कि ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो दैट्स वाई आपके पास एफ इज इक्वल टू माइनस एम में आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए वैल्यूज पुट की। एट द एंड आपके पास जो आंसर आता है, एक्सप्रेशन आता है, वो आता है जी कि एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। इट्स मीन आपके पास एफ डी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ डी है वो क्या है, यानी वर्क डन है। तो वर्क डन क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो हम फर्दर जो है न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर या एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्केयर। तो हमारे पास है जी ये एग्जांपल है, इसमें हम यूज करते हैं अ कार वेइंग दिस न्यूटन फोर्स इज रनिंग विद द स्पीड दिस, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखिए ब्रेक अप्लाई की है, इट्स मीन वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो ये है। एंड इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस दिस, डिटरमाइन द एवरेज फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इट्स मीन अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो फॉर्मूला लगेगा कि एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे हमें एम तो नहीं गिवन, हमें तो वेट गिवन है। वेट का मतलब होता है कि हमें वो फोर्स गिवन है, यानी एफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी के। तो यहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, डब्ल्यू ओवर जी। तो डब्ल्यू आपको गिवन है, जी भी पता है, तो यहाँ से एम निकल आया एंड देन वैल्यूज पुट करेंगे हाफ एम वी का स्क्वायर। तो आपके पास जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा कि आपने फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी थी, एवरेज फोर्स जो है। उसके बाद आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल नाम से जाहिर है कि आपने किसी भी सर्टन पोजीशन में चेंज आया, यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो मूव करके अगर यहाँ पे पहुंच गया, किसी सर्टन हाइट पे पहुंच गया है, तो वहां पे जो आपके पास एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड, जैसा कि हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रेंट स्टेट। जैसा कि हम कहते हैं कि स्प्रिंग जो होता है, कंप्रेस स्प्रिंग, उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। वो क्यों होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है, ड्यू टू इट्स कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्टेट। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट पे जो भी सर्टन एनर्जी होगी, सर्टन हाइट पे जो भी एनर्जी हम कंसिडर करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और किसी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास सर्टन पे वो बेसिकली क्या होती है, वो वर्क डन ही होता है। किसकी वजह से, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वहां पे इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इंफिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टन पॉइंट से इनफाइनाइट तक लेके जाना है, इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, इट्स मीन आप अर्थ की सरफेस से बाहर आ जाएंगे। अर्थ की सरफेस से बाहर आ जाएंगे तो वहां पे आपके पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। उस टाइम पे उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम डिराइव करते हैं। अभी देखें कि दो द रिलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। तो आपको पता है एम जी एच हमारे पास आंसर कब आया है, जब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास तब लगेगी जब आप अर्थ की सरफेस के करीब करीब रहेंगे या अर्थ की सरफेस में रहेंगे, तब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंसिडर हो जाएगी। बट लेकिन अगर आप उस बॉडी को डिस्प्लेस करें थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस इन स्पेस,
मतलब कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे ले जाएं, एन पॉइंट पे ले जाएं, आपको नहीं पता कि उसका डिस्टेंस कितना है, तो इट्स मीन वहां पे द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि वो वेरी किस लिहाज से करेगी, इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे कि आपने पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर, तो आर के स्क्वायर के लिहाज से इनवर्सली जो है वो चेंज करेगी या वेरी करेगी। तो यहाँ पे इसकी कुछ